रिसेंटली आप सबने एक न्यूज़ सुनी होगी जहां यूएसए की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला पर अटैक करके सीधा उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर इंडिया बांग्लादेश के साथ ऐसा करे तो वेस्ट का रिएक्शन कितना लाउड होता, कितना आउटरीजियस होता। बट फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि यह पहली बार तो हुआ नहीं है और ना ही यह आखिरी बार हुआ है जब यूएसए की डेल्टा फोर्स ने ऐसा कुछ किया हो। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो सद्दाम हुसैन के कैप्चर के लिए फेमस है, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम इन अफगानिस्तान, ये सब उनकी मिलिट्री माइट और टायरनी का एक प्रूफ है। जब बात दूसरों की होती है तो यूएसए के सेनेटर्स और मेयर्स ह्यूमन राइट्स का ज्ञान देते हैं, चाहे वो कश्मीर हो या रूल ऑफ लॉ के नाम पर खालिस्तानी का मुद्दा। लेकिन जब बात खुद की या कलेक्टिव वेस्ट की होती है तब सब कुछ ग्रेटर गुड बन जाता है और दुनिया से एक्सपेक्ट किया जाता है कि सब उनका सपोर्ट करें। ओपन ओशियन में बिना किसी जुडिशियल ट्रायल के शिप्स ब्लास्ट कर देना, जो रूल ऑफ लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है, उसे ड्रग प्रॉब्लम क्योर कहना या अमेरिकन इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना बोल दिया जाता है। किसी कंट्री पर अटैक करके उसके प्रेसिडेंट को पकड़ लेना, वो काउंटरिंग डिक्टेटर्स एंड डेस्पोट्स हो जाता है। और जब किसी देश के सिविलियंस पर बॉम्ब गिरते हैं तो उसे फ्रीडम मूवमेंट कहा जाता है। जब रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है तो वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए थ्रेट बन जाता है। और जब इंडिया अपनी जरूरत के लिए रशिया से ऑयल खरीदता है तो वो डिक्टेटर को सपोर्ट करना या वॉर फंड करना कहलाता है। लेकिन जब यूएसए पाकिस्तान को आर्म्स देता है तो वो सिर्फ एक बिजनेस डील होती है। एंड बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो किसी को दिखता ही नहीं है। जब वेस्ट मिलकर लोगों को एनस्लेव करता है तो वो उनके सिविलाइजेशन के लिए होता है। और जब कोई और अपनी सेल्फ डिफेंस की बात करता है तो वो बारबेरियंस बन जाते हैं जिसे एक्सटर्मिनेट किया जाना चाहिए। जब उनके न्यूज चैनल्स, मीडिया हाउसेस या फिर सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स दूसरे सॉवरेन नेशन और गवर्नमेंट पर कमेंट करते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाता है। लेकिन जब इंडिया के कुछ लोग सिर्फ ट्वीट कर देते हैं तो वो इलेक्शन इंटरफेरेंस बन जाता है। वेनेजुएला कोई नया केस नहीं है और ना ही पहला। ये सिर्फ रिजिम चेंज की किताब का एक और चैप्टर है, जैसे पिछले 70 चैप्टर्स हैं। ये उन सब के लिए डायरेक्ट आंसर है जो सोचते हैं कि यूएसए की सुपर पावर स्टेटस फेड हो रही है। और ये उन छोटे कंट्रीज के लिए वार्निंग भी है जो ये समझते हैं कि मुश्किल वक्त में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उन्हें प्रोटेक्ट करने आएंगे। आज की डेट में यूनाइटेड नेशन एक नॉन वर्किंग बॉडी बन चुका है और डब्ल्यूटीओ सिर्फ वेस्टर्न बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने का एक फसाड है। पर यह हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत का यहाँ क्या रोल आता है, आइए देखते हैं। यूएस अपने वेनेजुएला के एक्शन से भारत को क्या मैसेज देना चाहता है? इंडिया के पास एक मैसिव आर्मी है और एक हाईली कैपेबल इंटेलिजेंस नेटवर्क भी, जो यूएसए या उसके एलाइड कंट्रीज के लिए ऐसे किसी स्टंट को पुल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, यूएसए कभी इंडिया के अगेंस्ट ऐसा करना क्यों चाहेगा जब वो ऑफिशियली इंडिया को एक फ्रेंडली नेशन, मेजर स्ट्रेटेजिक नॉन नेटो पार्टनर और फेलो डेमोक्रेसी मानता है? इसके लिए पहले यूएसए का एक्चुअल मैसेज क्या है और किसके लिए है, यह जानना जरूरी है। इसका जवाब काफी क्लियर है। वेनेजुएला इंसिडेंट के थ्रू यूएसए दुनिया को एक डायरेक्ट मैसेज दे रहा है, अगर तुम हमारे कोर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करते तो हम तुम्हें हर पॉसिबल तरीके से काउंटर करेंगे। ये काउंटर सिर्फ मिलिट्रली नहीं होगा, इसमें शामिल होते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस, प्रोपेगेंडा टूलकिट और मीडिया इन्फ्लुएंस, जिसके थ्रू जेन जी प्रोटेस्ट क्रिएट किए जाते हैं, जैसे बांग्लादेश और नेपाल जैसे नेबरिंग कंट्रीज में देखा गया। इलेक्शन मेडलिंग वाया मनी और नैरेटिव कंट्रोल, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज, इंडेक्स रिपोर्ट्स, बैकस्लाइडिंग डेमोक्रेसी, हाइडेनबर्ग रिपोर्ट टाइप्स इलेक्शन से थोड़े टाइम पहले रिलीज हो जाती है। और फाइनल स्टेज पर रेजिम चेंज, ये तो पॉलिटिकल असैसिनेशन के थ्रू या फिर कंप्लीट डीलेजिटिमाइजेशन के जरिए। डीलेजिटिमाइजेशन का मतलब जनता में प्रूफ कर देना कि जो गवर्नमेंट बनी है वह चीटिंग से बनी है, कोई ना कोई किसी तरीके के झोलमेल से बनी है और इलेक्शन कमीशन ने कुछ घपला किया है और गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। तो अगर इलेक्शन कमीशन पर या फिर इलेक्शन के सिस्टम पर ही क्वेश्चन पुटअप हो गए, सवाल खड़े हो गए, तो जनता का ट्रस्ट गवर्नमेंट पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट, अब जानते हैं कि कैसे इंडिया धीरे धीरे टारगेट बन रहा है। इसका आंसर भी सिंपल है। यूएसए चाहता है कि इंडिया
अपनी लाइन में रहे। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से इंडिया कई इश्यूज पर ओपनली डिफाइंड रहा है। पहले इंडिया सिर्फ कुछ इकोनॉमिक और रेगुलेटरी डिमांड्स रख रहा था, जैसे इंडिया का डेटा जो है इंडिया में स्टोर करना है, अमेरिकन कंपनीज पर, कौन सी, सर्विस कंपनीज पर थोड़ा टैक्स लगाना है, थर्ड कंपलसरी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें इंडिया करता था। लेकिन अब यूएसए के पर्सपेक्टिव से यह डिमांड्स डिफाइंस में कन्वर्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि रशियन ऑयल खरीदना और वेस्ट की बात ना मानना। दूसरा कारण रहा एलिज्ड रोग असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, जिसका तो हम सब ने काफी टाइम तक ड्रामा देखा ही था और फिर वो प्रेसिडेंट ही गायब हो गए। यूएस फार्मर्स के लिए इंडियन मार्केट बिल्कुल ओपन ना करना, और फिर ऑपरेशन सिंदूर जो फाइनल नेल माना गया, क्योंकि पाकिस्तान यूएसए के लिए इंडिया के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट है। अब देखते हैं इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है इंडियन डायस्पोरा को टारगेट करना। उन कंट्रीज में भी जो रेशियल क्राइम्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट माने जाते हैं, इंडियंस के अगेंस्ट ओपन रेशियल अटैक्स शार्पली बढ़े हैं। अगर पॉलिसी लेवल पर देखें तो वीजा पॉलिसीज को सेलेक्टिवली टाइटन किया गया, इंडियन डायस्पोरा को इनडायरेक्टली टारगेट किया गया, जहां करंट इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना गया है। कंपनीज को इंडियंस हायर करने के खिलाफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और थ्रेड तक दिए गए। पॉइंट नंबर 2 देखें, ट्रेड और टैरिफ वॉरफेयर। इंडियन गुड्स पर दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ इंपोज किए गए ताकि इंडियन जीडीपी ग्रोथ को हिट किया जा सके, जिसका क्रेडिट करंट गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली लेती रहती है कि हमने इंडियन इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 में से टॉप 5 में लाकर खड़ा कर दिया है। तो इसी बात पर अटैक। पॉइंट नंबर 3, जॉब मार्केट जो गवर्नमेंट का वीक पॉइंट है, तो जॉब मार्केट और सोशल स्टेबिलिटी पर अटैक। कैसे? वीजा रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू इंडियन जॉब मार्केट को टारगेट किया गया, कंपनीज को इंडियंस हायर करने से डिस्करेज किया गया, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और फार्म सेक्टर्स पर प्रेशर डाला गया जहां से लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसका गोल यूथ को अनरेस्ट की तरफ पुश करना था, जिसे अब जेंजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। कुछ वेस्टर्न मीडिया नेटवर्क ने ओपनली पब्लिश किया, वाई इज इंडियन जेंजी नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट। इसके साथ साथ सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किए गए, इन्वायरमेंट, सेल्फ गवर्नेंस, राइट्स, सिटीजनशिप, फार्मर्स जैसे इशू के नाम पर। पार्टी इन पावर के लिए लेबल्स पॉपुलराइज किए गए, जैसे हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, ताकि सोसाइटी को डिवाइड किया जा सके। फाइनल जो स्टेप जनरली गवर्नमेंट लेती है वो है असैसिनेशन या फिर इलेक्शन डीलेजिटिमाइजेशन। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी ऑर्गेनाइज किया गया जो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन क्योंकि सोर्सेज डूबियस हैं तो इस टॉपिक में जाने के कोई सॉलिड ग्राउंड बनता नहीं है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, इलेक्शन प्रोसेस को डीलेजिटिमाइज करने का एक फुल फ्लेजेड कैंपेन चलाया गया जो अभी तक बांग्लादेश जैसा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया, लेकिन एफर्ट्स जारी है। इन कंक्लूजन, अल्टीमेटली यूएसए इंडिया को अपना ल्यूटिनेंट बनाना चाहता है जो उनके इंस्ट्रक्शंस पर परेड करे, जैसे यूके करता है। यूएसए का सिस्टम अलायंस बेस्ड है, जहां यूएसए डिक्टाट्स इशू करता है और बाकी सब फॉलो करते हैं। इंडिया खुद को एलाई नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, जो कुछ इश्यूज पर कॉपरेट करता है और कुछ इश्यूज पर डाइवर्ज होता है। और यही चीज यूएसए के लिए अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यूएसए को इस तरीके की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की आदत नहीं है। लेसन नंबर 4, 50% टैरिफ ने एक बात क्रिस्टल क्लियर कर दी कि यूएसए रिलायबल पार्टनर नहीं, सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंट पार्टनर है। इसलिए इंडिया को ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी कंपल्सरीली, मल्टीपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन करने होंगे, डिफरेंट ग्लोबल ब्लॉक्स के साथ इंगेज करना होगा ताकि इंडियन इकोनॉमी शॉक रेजिस्टेंट और रेजिलियंट बन सके। लेसन नंबर 5, ऑपरेशन सिंदूर ने प्रूव कर दिया है कि सोशल मीडिया और एआई के जमाने में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक सीरियस थ्रेट है। इंडिया को ताइवान और इजराइल से सीखना होगा कि कैसे पाकिस्तान, चाइना और वेस्ट का कंबाइंड नैरेटिव को डिफीट कर सके। एजेंडा ड्रिवन रिपोर्टिंग और मोटिवेटेड न्यूज नेटवर्क्स को एक्सपोज भी करना होगा, कोर्ट्स में शू भी करना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस बीबीसी केस प्रूफ करता है कि नैरेटिव को सिर्फ काउंटर नहीं, कभी कभी लीगली क्रश भी करना पड़ता है। लेसन नंबर 6, चाइना इंस्टीट्यूशंस को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है। इंडिया को भी
अपना इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क बिल्ड करना होगा जो इंडियन नैरेटिव को ग्लोबली सपोर्ट करे। साथ ही इंडियन डायस्पोरा को एक्टिवली सपोर्ट करना होगा, उन्हें ग्लोबल पोजीशंस के लिए बैक और पुश करना होगा। सॉफ्ट पावर तब काम करती है जब स्टेट उसके पीछे खड़ी हो। लेसन नंबर 7, इकोनॉमिक नैरेटिव भी बैटलफील्ड होता है। इंडिया को नॉमिनल जीडीपी के ऑब्सेशन से बाहर आना होगा और जीडीपी पीपीपी मॉडल को एग्रेसिवली हाईलाइट करना होगा, क्योंकि वहां इंडिया की जीडीपी 14+ ट्रिलियन डॉलर है। साथ ही अपने मार्केट साइज को लेवरेज करना होगा, टेक ट्रांसफर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडियन हायरिंग के लिए। होम ग्रोन कॉर्पोरेट्स और एमएनसीज के बीच चाइना स्टाइल कोलैबोरेशन डेवलप करनी होगी विद वन सिंपल रूल, मार्केट एक्सेस के एक्सचेंज में कैपेबिलिटी बिल्डिंग। लेसन नंबर 8, डेमोग्राफी बर्डन नहीं वेपन है। इंडिया को अपनी पॉपुलेशन को प्रॉब्लम नहीं रिसोर्स ट्रीट करना होगा। फोकस होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट पर, स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम पर, ऐसी कंपनीज बनाने पर जो वेस्टर्न जाइंट्स को चैलेंज कर सके, सिर्फ सर्व नहीं, क्योंकि जिस दिन इंडिया की स्टार्टअप्स एजेंडा सेट करने लगेंगे उसी दिन प्रेशर टैक्टिक्स का पावर खत्म हो जाएगा। इन कंक्लूजन, द मोरल इज सिंपल एंड ब्रूटल, नेवर लेट इमोशन ओवरराइड नेशनल इंटरेस्ट। Whether you are an officer, activist, or a citizen, do not get swayed when big media houses, global indices, or Western institutions lecture you on morality. Their global power was built not by moral posturing, but by relentless pursuit of their own national interest. What they openly practice is real politics. In plain terms, they demand sacrifices from you that they would never make themselves. They preach values but abandon them the moment their interests are threatened. So don't fall for fancy terminology or moral grandstanding. When it comes to their interest, they become exactly what they warn you against. आखिर में जब बात इंडिया वेनेजुएला रिलेशन की आती है, तो वेनेजुएला पर रिसेंट यूएस एक्शन का इम्पैक्ट इंडिया के लिए काफ़ी सीरियस हो सकता है। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के साउथ साउथ कॉपरेशन नैरेटिव पर। अगर इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है तो ये सवाल नेचुरली उठता है, इंडिया कैसे लीडरशिप क्लेम करेगा अगर वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के लिए खड़ा भी ना हो पाए। दूसरा जो सवाल आएगा वो आएगा एनर्जी सिक्योरिटी पर। वेनेजुएला दुनिया की सबसे बड़ी प्रूवन ऑयल रिजर्व रखने वाला कंट्री है। अगर वहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा। इंडिया के लिए ये और भी ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि इंडिया अपना लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। किसी भी सप्लाई डिसरप्शन से एनर्जी सिक्योरिटी सीरियसली चैलेंज हो सकती है। तीसरा, वेनेजुएला इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव मार्केट बन सकता था, लेकिन इनस्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इंडियन फार्मा कंपनीज के एक्सपेंशन प्लान्स पर ब्रेक लग सकेंगे। लॉन्ग टर्म कॉपरेशन का स्कोप रिड्यूस हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया वेनेजुएला रिलेशन अपस्विंग पर थे। अक्टूबर 2024 में वेनेजुएला की फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट और करंट प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने इंडिया विजिट किया। उन्होंने हरदीप सिंह पुरी और प्रेसिडेंट से मुलाकात की। यह क्लियरली इंडिकेट करता था कि बायलैटरल रिलेशन स्ट्रेंथन हो रहे थे, लेकिन रिसेंट यूएस एक्शन इन रिलेशन पर नेगेटिव इम्प्लीकेशन डाल सकते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स वेनेजुएला की लोकेशन याद कर लेना, मिनरल रिजर्व्स याद कर लेना, वेनेजुएला की कैपिटल कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है वो याद कर लेना, उसका नाम याद रख लेना, वेनेजुएला की सराउंडिंग कंट्रीज का नाम याद रख लेना, एंड ओशियन कौन कौन से हैं आसपास में उनका नाम याद रख लेना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड और वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।